जो ट्रम्प हैं उनकी जो कुंडली है, उनकी कुंडली की बात करें, सिंह लगन की कुंडली है उनकी, राज्य में आके अपना राज्य प्राप्त करने के बाद झगड़ा कर रहे हैं, जबकि अपनी समस्याएं हल करते, समस्याएं हल नहीं कर रहे, अपनी साम्राज्यवादी नीति को बढ़ा रहे हैं। और इधर जो ईरान है उसकी कुंडली में उसका शनि बड़ा स्ट्रांग है। जब शनि स्ट्रांग होता है तो आदमी फिर उसको डर नहीं लगता। हमने बोला था ये युद्ध इमीडिएट बंद नहीं होगा। कब तक आपको लगा? इसको 1 महीना तो चलना चाहिए, ज़्यादा भी चल सकता है। ओके, भारत के लिए आपको क्या दिख रहा है? भारत की कौन सी महादशा चल रही है? क्या प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स हैं? टैक्स बढ़ा सकती है, कीमतें तो बढ़ेंगी और थोड़ा सा अनरेस्ट का माहौल भी देखने को मिलेगा। तो ये साल हमारे लिए 19 तारीख के बाद से, 19 मार्च के बाद से ये पूरा साल अगले मार्च तक। बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2032 तक फिर से सतयुग की शुरुआत हो जाएगी, कलयुग का अंत हो जाएगा। क्या प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स भी कुछ ऐसा बता? मैं आपको एक बात बताऊं, कलयुग का अंत तो हो चुका है। हो चुका है? जी। कब हो चुका है? सबसे जो ब्लेसिंग्स देने वाला प्लैनेट है उसका बहुत बड़ा रोल होगा बाय 2050 टू चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर। जुपिटर को दिखता क्या है? जुपिटर दिखता है धर्म, जुपिटर दिखता है ज्ञान, जुपिटर दिखता है इकोलॉजी, जुपिटर दिखता है कंप्यूटर्स, जुपिटर दिखता है एआई, जुपिटर दिखता है कॉरपोरेट, जुपिटर दिखता है गैम्बलिंग, जुपिटर दिखता है बहुत सारी युगों का परिवर्तन। तो ये युगों के परिवर्तन जो सारे हैं, और महाभारत के टाइम में बृहस्पति का मोशन स्लो हो गया था, तब हम स्लो हो गया था, तो महाभारत भी हुई थी, धर्म का नाश हुआ था, भगवान कृष्ण आए थे, और उसके साथ में ये भी हुआ था कि हम कलयुग में प्रवेश कर गए थे। हम नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ से दूसरा होगा, दूसरा स्पेस की दुनिया में हम जा रहे हैं। इस पूरे अगले 20-25 वर्षों में हमारा स्पेस से बड़ा भारी कनेक्शन जुड़ जाएगा। जुपिटर का फास्ट मूवमेंट होना भारत के लिए मतलब बहुत कुछ बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए, ये पूरे विश्व के लिए हो रहा है, क्योंकि इतने ग्रह हैं, पूरे विश्व के लिए हो रहा है। हाँ, भारत में भी वो बदलाव होगा। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज के इस पॉडकास्ट में मैंने आने वाले कुछ सालों के लिए जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, आज के मेरे गेस्ट के अकॉर्डिंग उसे डिस्कस किया है। और ये पूरा पॉडकास्ट एक प्योर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है। आज के हमारे गेस्ट ने हमें जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु का रोल बताया है आने वाले कुछ सालों के लिए, कि किस प्रकार इन ग्रहों की एनर्जी इंडिया के लिए और ग्लोबली क्या कुछ लेकर आने वाली है। अभी हम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, कौन से ग्रहों की प्लेसमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर कर रही हैं, क्या आने वाले कुछ सालों में और ये एग्जैजरेट होता हुआ दिख रहा है या डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। आज कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात हुई है। सो आई एम श्योर कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड यू नो व्हाट मेक्स दिस पॉडकास्ट इवन मोर स्पेशल, हमने आज का ये डिस्कशन एक बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर के साथ किया है जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं। पहले भी वो मुझसे मिले हैं और हमने एक बहुत अच्छा डिस्कशन उनके साथ किया है। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी सर ऑन स्पीकिंग ट्री। अजय भांबी सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। बहुत अच्छा लग रहा है आज इतने दिनों बाद आपसे मिलके। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और सर, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट मैं एस्ट्रोलॉजी लवर्स के लिए लेकर आई हूँ। आने वाले कुछ सालों का प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स। क्या ग्रहों की स्थितियाँ होंगी, कैसे नक्षत्र होंगे, और जो अभी हम वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, वॉर्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वॉर्स चल ही रहे हैं, आने वाली सिचुएशन आपको कैसी लग रही है और क्या प्लैनेट्स की प्लेसमेंट इनको और ट्रिगर करती हुई आपको दिख रही है? जो आपने कॉन्फ्लिक्ट की बात की जी, इसमें क्या है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये मतलब से हो रहा है। एक तो रीज़न होता है ना वॉर का, एक मतलब होता है। मतलब क्या होता है कि इस समय जो इज़राइल है वो अपने आप से बड़ा परेशान है पॉलिटिकली, और उधर ट्रम्प महाराज भी पॉलिटिकली बड़े परेशान है। वहाँ इलेक्शन भी होने वाले इस साल, तो ये एक बेस कारण है। और दूसरा, ट्रम्प जब से आए हैं वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया पे उनका राज हो जाए। तो कभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट उसकी पत्नी को कैप्चर कर लेते हैं, और कभी वो भारत के ऊपर बोलते हैं इतना टैरिफ लगाएंगे, इतना ये करेंगे। तो कुछ कहीं ना कहीं उनकी जो साम्राज्यवादी नीति है, फैलाव वाली नीति है, उसके लिए लगे हुए। तो चाहते हैं कि अगर ये ईरान को कब्जे में कर लें, और इसको वो भी चाहता है इज़राइल, तो इज़राइल को आगे करके अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो ईरान से जो ऑयल और बाकी जो उनके जो भी संसाधन है नेचुरल, उस पर कब्ज़ा किया जा सके ताकि अपना विस्तार किया जा सके। और दूसरी बात क्या है कि अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति ख़राब है,
जी। हालांकि लगता नहीं है, उनके पास कई कई 100 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा भी है। हाँ, तो उनके पास ऐसा है, आई थिंक 40 या 50 ट्रिलियन का कर्जा है उनके पास पूरी दुनिया ओके। का। ये भी उनका कारण है। और ट्रम्प जानते हैं, इज ए बिजनेसमैन, तो अपने को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इधर एप्स्टीन फाइल का चक्कर भी हुआ, एप्स्टीन फाइल भी है। ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है कि चूँकि उसमें सब इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ से डिस्ट्रैक्शन। ट्रम्प भी, हाँ, डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन के लिए क्या किया जाए, तो यहाँ से नेतन्याहू ने युद्ध की स्थिति क्रिएट कर दी, अटैक कर दिया। इन्होंने सोचा कि ये जो अटैक करेंगे इससे इनको बड़ा लाभ होगा और ईरान को हम कब्जा कर लेंगे। जी। क्योंकि ईरान की जो ग्रह स्थिति है, और जिसने युद्ध किया, किसने मुझे प्रश्न पूछा था, किसी अखबार ने, तो मैंने प्रश्न लगाया था। जो प्रश्न बना था उस समय ये लग रहा था कि दिख तो रहा है कि अमेरिका बहुत मजबूत है, जी। लेकिन ये जो इसकी बदनामी बहुत होगी, और जब से युद्ध हुआ इसकी बदनामी हो रही है। और दूसरा, ईरान जो है, ईरान जो उसकी कौम है शिया कौम है, और वो अपने मोहम्मद के लिए जान देते रहते हैं, कई मुहर्रम वगैरह भी करते रहते हैं, आपको देखा होगा। तो या हुसैन हम ना हुए, ये उनका जज्बा है। तो मरने को तैयार रहते हैं वो, तो वो मरने को तैयार है। मान लीजिए उनका नेता चला गया, धार्मिक नेता, उसके बाद वहाँ एक उसका सपोर्ट में हजूम है। उनका जो बेटा आया है उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये, ऐसी कौम से आप नहीं लड़ सकते जो कौम मरने को तैयार हो, मारने को तैयार, आप उसे नहीं मार सकते। आप तभी तक उसको मार सकते हैं वो सामने डर रहा है, सामने कहता है मैं मर रहा हूँ, चलो क्या करोगे मेरा, मैं मरने को तैयार हूँ। अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आपने कभी देखा होगा ना सड़क पे, एग्जाम्पल अच्छा है, एक कुत्ता किसी दूसरे मोहल्ले में चले जाए तो 4 कुत्ते उसको घेर के उसके पीछे बढ़ते हैं, उसको दबाते रहते हैं। फिर वो एक जगह रुक के वो मुड़ जाता है, और उनको जब झपट्टा मारता है सब भाग जाते हैं। दैट्स अ सिचुएशन। तो ये एनिमल इंस्टिंक्ट आदमी का वहीं से तो आता है। हम तो बोलते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट। तो अगर आप उसको मरने मारने की बात आ जाएगी तो फिर आप ईरान को नहीं मार सकते। वो कहते मैं तो बर्बाद हुआ, तेरे को नहीं छोड़ता। और उसने गल्फ में जितने भी इनके जो सेंटर थे, जहाँ से उन लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे थे, वो उन सब पे उसने अटैक किया। जो ट्रम्प हैं, उनकी जो कुंडली है, उनकी कुंडली की बात करें, सिंह लगन की कुंडली है उनकी, और वहाँ पर मंगल है। और मंगल को कारक बोलते हैं, सिग्निफिकेटर, बहुत पावरफुल हो जाता है। इसलिए वो दोबारा प्रेसिडेंट हो गए, जबकि बड़ा डिफ़िकल्ट होता है एक टर्म के बाद आप दोबारा से आ जाएं, एक गैप के बाद। तो ये आ गए। लेकिन साथ में उनके 10th हाउस में जो है सोलर एक्लिप्स भी है। ओके। हाँ, एक्लिप्स की कुंडली है ये। तो जब एक्लिप्स की कुंडली है तो राज्य में आके अपना राज्य प्राप्त करने के बाद झगड़ा कर रहे हैं, जबकि अपनी समस्याएं हल करते, समस्याएं हल नहीं कर रहे, अपनी साम्राज्यवादी नीति को बढ़ा रहे हैं। और इधर जो ईरान है, उसकी कुंडली में उसका शनि बड़ा स्ट्रांग है। ओके। जब शनि स्ट्रांग होता है तो आदमी फिर उसको डर नहीं लगता, क्योंकि वो अपने को अलग से, दूसरा वो धार्मिक कंट्री है, धार्मिक कंट्री है, उसका जो पूरा वो है मोटिवेशन है, या उनका मोटिवेट कर रहे हैं, अपने धर्म से कर रहे हैं। और धार्मिक आदमी जो होता है वो धर्मांध भी हो जाता है। धार्मिक आदमी की मुश्किल है, एक सीमा के बाद धर्मांध हो जाता है। तो धर्म बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ पर शनि डोमिनेटेड है। इधर इनका जो सूर्य है एफ्लिक्शन में है, इसलिए ये झंझट में पड़ गए। और नेतन्याहू है जो है वो ज़्यादा ही चतुर है, तो ज़्यादा चतुर है, और ज़्यादा चतुर आदमी, अच्छा उस पूरे प्रोसेस में वो शायद निकल आएगा, लेकिन अमेरिका फंस जाएगा। इस युद्ध में अमेरिका फंस जाएगा। दूसरा क्या है कि जब हमने प्रश्न कुंडली बनाई थी, तो प्रश्न कुंडली सिंह लगन की बनी थी, सिंह लगन की प्रश्न कुंडली बनी थी। 7वें भाव में सारे ग्रह थे, लेकिन 7वें भाव में जो ग्रह थे, सूर्य था, मंगल था, राहु था, और क्या नाम है, शुक्र भी था। तो ये सारे ग्रह बोलते थे कि यहाँ पर ट्रंप का विरोध होगा। ये बात 1 तारीख की बता रहा हूँ, 1 मार्च की। और अभी तक देखो विरोध हो रहा है। हमने बोला था ये युद्ध इमीडिएट बंद नहीं होगा। कब तक आपको लग रहा है? इसको 1 महीना तो चलना चाहिए, ज़्यादा भी चल सकता है। ओके। तो सर, अगर मैं भारत के लिए डिस्कस करूं, आने वाले कुछ साल भारत के लिए आपको क्या दिख रहा है? भारत की कौन सी महादशा चल रही है? क्या प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स हैं? देखिए, जो भारत की कुंडली हमारे पास है, हमारे पास कुंडली लाया हूँ मैं। ये जो कुंडली है, यहाँ पर ये कुंडली हमारी वृष लगन की कुंडली है, आप इसे दिखा भी सकते हैं। और इसमें इस समय हमको जो दशा चलती है वो चलती है मंगल में, राहु की दशा चलती है। और मंगल जो है 2nd हाउस में बैठा हुआ है। तो 2nd हाउस जो होता है धन का हाउस होता है,
मंगल यहाँ पर अच्छा नहीं है। इसका मतलब है हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और अगर ये गैस और तेल के रेट बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब है सब कुछ बढ़ जाएगा। एब्सोल्युटली, है ना। तो जब ये बढ़ेगा तो अनरेस्ट होगा। अब भी हम कल परसों देख रहे थे, आप भी देख रहे होंगे कि लोग सिलेंडर के लिए लाइन लगाए खड़े हुए हैं। तो अनरेस्ट होगा, तो ये आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। और जो हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, अभी हम नए वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे 19 तारीख को, 19 को विक्रम संवत के हिसाब से प्रवेश करेंगे। तो उसमें भी जो भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनती। और इंडिया की कुंडली में जो हमारे कस्प में जो ग्रह हैं, ये सारे इधर 12वें घर में चले गए। तो 12वें घर में चले गए, इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में सरकार टैक्स बढ़ा सकती है, कीमतें तो बढ़ेंगी, और थोड़ा सा अनरेस्ट का माहौल भी देखने को मिलेगा। तो ये साल हमारे लिए 19 तारीख के बाद से, 19 मार्च के बाद से ये पूरा साल अगले मार्च तक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा। सर, आपको एग्जैक्टली कितने समय तक ये अनरेस्ट का पीरियड भारत के लिए दिख रहा है? देखिए, भारत के लिए जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, आपका मंगल में राहु, ख़त्म करते करते अगला वर्ष आ जाएगा। तो 2027 तक आपको 27 के शुरू में, तो यहाँ तक हमको स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं मालूम पड़ती। उसके बाद में शनि भी नीच का हो जाएगा गोचर में। अभी शनि ठीक है, अभी तो शनि अभी पाइसेस में चल रहा है, मीन में चल रहा है। तो ये तो स्थिति जो है थोड़ी सी पेचीदा स्थिति है। लेकिन अगर सरकार ठीक से स्थितियों को समझे तो कंट्रोल भी कर सकती है। ऐसी बात तो नहीं है, कंट्रोल तो की जा सकती है। लेकिन इस तरह की चीज़ें होने के पूरे आसार बने हुए हैं। रेट बढ़ सकते हैं, रेट को कैसे कंट्रोल करते हैं ये दिखता है। और जो हमारे जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं, हमको किसी भी स्थिति में, जैसे हम चाइना के बारे में सोचते हैं, तो उसके बाद 6 महीने का बंदोबस्त है, हमारे पास 10 दिन का भी नहीं रहा। तो ये हमको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी कई मामलों में। तो इसके लिए हम करेंगे तो मैं समझता हूँ ज्योतिष का इसी में इस्तेमाल हो सकता है, हम तो बता सकते हैं। क्योंकि अभी क्राइसिस का समय है, तो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ सरकार तो बहुत पावरफुल होती है, भारत की सरकार तो बहुत ही पावरफुल है, कुछ भी चाहे कर सकती है। लेकिन इसको अपनी फोरसाइट को बढ़ाना पड़ेगा, दूरदृष्टता बढ़ेगी तो मैं समझता हूँ तब फायदा होगा। वरना ये समय हमारे लिए पेचीदा हो जाएगा, और फिर यहाँ पर विद्रोह भी हो सकता है। ऐसा मैं नहीं समझता कि बांग्लादेश जैसा विद्रोह होगा या श्रीलंका जैसा होगा, ऐसा विद्रोह नहीं देखता हूँ। लेकिन अनरेस्ट डेफिनेटली होगा यंगस्टर में, नए लोगों में। ये एक स्थिति हमको देखने को मिलती है जी। तो सर, जैसे आपने मुझे बताया कि शनि नीच के जब गोचर में होंगे तो भी बहुत कुछ बदलाव आएंगे भारत के लिए। क्या बड़े बदलाव आपको ये शनि नीच का लाता हुआ दिख रहा है, और कब एग्जैक्टली हो रहा है शनि नीच का? देखिए, शनि नीच का होगा अगले वर्ष मिडिल के आसपास, मार्च के बाद शायद 27 मार्च के आसपास, अप्रैल में के आसपास, मेरे को याद नहीं है, मतलब मार्च से अप्रैल के बीच में हो रहा है। तो वहाँ पर होगा तो 2.5 साल के लिए होता है ये। और जब शनि नीच का होगा तो ये स्थिति फिर अच्छी नहीं होती, क्योंकि फिर भारत की कुंडली से द्वादश हो जाएगा, द्वादश हो जाएगा, तो मूल कुंडली से तो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो वहाँ पर शनि नीच का होता है तो फिर एक हमने देखा पहले हुआ, तो एक तो जो डाउन टोडन्स हैं या जो हमारी वो दूसरी जातियाँ हैं, उन्हें कैसे SC या जो कैसे क्या क्या नाम है आजकल मुझे तो नहीं मालूम, क्या क्या नाम है SC वगैरह, उनका आंदोलन हो सकते हैं। क्योंकि शनि रिप्रेजेंट करता है डाउन टोडन्स को, हैव नॉट्स को, जो पीड़ित रहे हैं। और वो जो पीड़ित हैं उस समय अपना अधिकार मांगने का प्रयास करते हैं। तो ये एक स्थिति है। और अगर सरकार संभाल ले तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन उनकी तरफ से विद्रोह तो होगा, समानता के राइट्स मानने के लिए समता की बात करेंगे, ऐसा तो देखने को डेफिनेटली मिलेगा। और सरकार के पास चॉइस है, उनको सेटल कर दे, क्योंकि वर्तमान सरकार बढ़िया चल रही है। तो वी होप कि ये लोग हर तरह की स्थिति से निकल आते हैं, तो इससे भी निकल सकते हैं। हमारा कहना ये है कि ये स्थिति अवश्य देखने को मिलेगी। तो सर, ये तो हमने 2027 तक की बात की। बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2032 तक फिर से सतयुग की शुरुआत हो जाएगी, कलयुग का अंत हो जाएगा। क्या प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स भी कुछ ऐसा बता रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, कलयुग का अंत तो हो चुका है। हो चुका है जी। कब हो चुका है? ये हो चुका है, ये 31 मार्च 2025 को, 2025 को ही हो चुका है। जब शनि से ताल्लुक नहीं है इसका। अच्छा, ओके। शनि ताल्लुक नहीं। एक गणना तो ये है कि हम कहते हैं कि ये जो हमारा जो कलयुग है
अभी तो इसके 5,000 साल हुए हाँ, हैं बोलते हैं और 4,32,000 साल का है। अगर ये 4,32,000 साल का है तो वो जो द्वापर है वो 8 लाख का हो गया और वो 16 का हो गया। तो इसका मतलब ये मतलब जाकर पूरी इक्वेशन बनती है पूरे युगों की कम से कम 43-44 लाख ईयर्स। तो इतनी लंबी दुनिया तो हमारी है नहीं, क्योंकि आज से 10,000 साल पहले तो इस दुनिया में बर्फ़ ही बर्फ़ थी, अनाज भी नहीं था। तो इतनी लंबी दुनिया नहीं है। और अगर महाभारत हुई थी तो 5,000 साल पहले हुई थी, और अगर ये रामायण हुई थी, इसके एविडेंस हैं, ये 12-13 हज़ार साल पहले हुई थी। तो इतना लंबा चौड़ा नहीं है मामला जितना हम बोल देते हैं, वो त्रेता युग की बात है। तो दो तरह की स्थितियाँ हैं, एक तो ये है कि हम गणना करते हैं, और दूसरा जो है इसके ऊपर युक्तेश्वर गिरी ने, जो योगानंद के गुरु थे, उन्होंने अपनी किताब में जो आज से 250 साल पहले निकली थी, साइंस ऑफ और समथिंग, उसमें उन्होंने उनके हिसाब से हम 271 साल, 371 या 335 साल ऑलरेडी कलयुग से निकल के द्वापर में हैं। और दूसरे लोगों की जो गणना है, इवन सदगुरु भी बोलते हैं कि सदगुरु के हिसाब से, जो जग्गी सदगुरु हैं, उनके हिसाब से तो 2082 में हम त्रेता में जा रहे हैं। ये उनका अपना हिसाब है। ओके, उनका अपना हिसाब है। इसमें और भी लोग हैं। इसमें मेरा एक चैप्टर है, मेरी किताब जो आ रही है अभी, मेरी किताब आ रही है अतिचारी जुपिटर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में 2050। उसमें मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि हम यहाँ पर इसमें ऑलरेडी द्वापर युग में एंटर कर गए। गणना क्या है, जो युक्तेश्वर गिरी गणना थी कि 12,000 साल में असेंडिंग युगों का रहता है और 12,000 साल उल्टा रहता है। तो उन्होंने 24,000 ईयर्स की पूरी बात की है। ये वो है जो सन जो है, जो उसका केंद्र बोलते हैं, वहाँ से पृथ्वी के केंद्र से जो उसकी गणना करते हैं, तो वो पूरा मूवमेंट चेंज होता रहता है। सन कांस्टेंट नहीं है वहाँ पर, आकाश में, गैलेक्सी में कांस्टेंट नहीं है, हमको दिखता कांस्टेंट है। पृथ्वी जैसे जब से हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम लाखों किलोमीटर घूम चुके हैं इस ब्रह्मांड में, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। सबकी गणना करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ से कहाँ घूम गए। वैसे हम यहीं सामने बैठे हुए, जो देख रहे हैं हमको वो भी वहीं बैठे हुए, लेकिन सब घूम चुके हैं इतनी देर में। तो वो जो घूम रहा है सब कुछ, उसके हिसाब से ये उनके हिसाब से 1200 साल का तो कलयुग होता था, और 200 साल इधर 200 साल इधर संधि काल होता था, अबाउट 1600 ईयर्स। और जो आपका द्वापर है वो 2400 ईयर्स का होता था। ऐसे करके तो 12,000 साल असेंडिंग, 12,000 तो हम डिसेंडिंग में थे। तो डिसेंडिंग और जो गणना है, जो उसमें जो मैं मानता हूँ, मेरी किताब में आपको मिलेगा, तो हम उसमें कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी असेंडिंग में, ये पिछले साल यानी 31 मार्च 2025 को हम द्वापर में प्रवेश कर गए। लेकिन द्वापर में प्रवेश तो कर गए हैं, इसलिए चेंजेस बहुत हो रहे हैं। लेकिन अभी ये संधि काल है, संधि काल कम से कम 200 साल का होता है। ऐसा नहीं एकदम से चेंज हुआ है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर धर्म पीछे रहेगा, आध्यात्म का विकास होगा। तो आध्यात्म की दृष्टि से धर्म का विकास भी होगा, लेकिन मूलतः आध्यात्म का विकास होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरीके से बहुत अच्छा समय है। ये आपका स्पीकिंग ट्री है भी उसी तरह से। तो इस तरह से एक दुनिया में बदलाव आएगा। जिस तरह से AI चल रहा है जी, जिस तरह से मोबाइल चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, अब ये बच्चे जो हैं उनका भविष्य बड़ा ख़राब हो रहा है। आप किसी साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाके बैठे तो बच्चे लड़ने मरने को तैयार है, उनसे फ़ोन ले लो तो। और कई लोग हत्या कर दिया, कई लोगों ने अपनी हत्या खुद कर ली, आत्महत्या कर ली, उनकी फ़ोन ले लो। तो इतना एडिक्शन हो गया है लोगों को। अगर इस तरह की बात है तो यहाँ पर जो इस तरह का होगा, तो कृष्ण बोलते हैं जब अधर्म होगा, तो अधर्म ही हो रहा है एक तरह से। ये जो छोटा बच्चा है, या जिस तरह का एप्स्टाइन फाइल हो रही है, तो क्या हो रहा है, ये एक छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है। तो हम उनको, उनका सोच कैसी, अगर एप्स्टाइन फाइल की बात करें तो आम दुनिया के बच्चे क्या सोचते होंगे, पढ़ते होंगे खबरें, या उनके माँ बाप क्या सोचते होंगे, किस तरह के युग में हम बात कर रहे हैं। इसको हम देवी बोलते हैं बच्ची को, 5 साल की बच्ची को, 10 साल की बच्ची, तो पूछते हैं हमारे देश में वहाँ पर क्या क्या लोग कर रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें होगा, तो उसके अपोजिट में आपके पास में कुछ होना चाहिए ना, अच्छा भी, बुरा तो इतना हो रहा है। तो यहाँ पर आध्यात्म आएगा, तो बच्चों को सीखना पड़ेगा अध्यात्म। योगा नहीं सीखना पड़ेगा, ध्यान भी सीखना पड़ेगा। तो ये ध्यान से आपको अपने को बचा सकेंगे। आज की बच्चियों को दूसरा नहीं बचा पाएगा, उनको इतना ज्ञान होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि जिस तरह अभिमन्यु पैदा हुआ था, ऐसे बच्चे पैदा करने पड़ेंगे हमको, कि वो माँ के गर्भ में सीख के आए कि हमको इस युद्ध कैसे लड़ना है, हमको अपने इस तरह के कलयुगी लोगों से
जो कलयुग का भी असर तो है ही। तो ये जो घटियापन कर रहे हैं, इससे हम अपने को कैसे बचाएं? छोटी बच्ची कौन बचाएगा? एंड इट्स नॉट ओनली टच, गुड टच और बैड टच, उसका इंटेंशन समझना पड़ेगा आदमी को। एग्जैक्टली सर, जैसे आपकी बुक भी आ रही है जी। जुपिटर एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय 2050, करेक्ट। तो आपके अनुसार जुपिटर का सबसे जो ब्लेसिंग्स देने वाला प्लैनेट है, उसका बहुत बड़ा रोल होगा बाय 2050 टू चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर। तो मैं जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट, जुपिटर का रोल समझना चाहूँगी इंडिया के लिए भी और ग्लोबली भी, और कैसे क्या मूवमेंट हो रहा है जुपिटर का टू इन्फ्लुएंस सो मच इन द वर्ल्ड। देखिए, जुपिटर जो है 2025 मई से ये अतिचारी हुआ है। अतिचारी का मतलब ये हुआ कि ये अभी 2025 में 14 मई को ये मिथुन राशि में आया, और ये जाके उधर अक्टूबर में 25 को ही ये कर्क में चला गया। ओके। अगली राशि में, मतलब 30 डिग्री इसने पाँच महीने में कवर कर ली, जबकि इसको एक साल में कवर करनी होती। यहाँ से गुजरता हुआ ये सीधा चला गया कर्क में, नेक्स्ट राशि में, कैंसर में। वहाँ पर 1.5-2 महीने रहा, उसके बाद में वक्री हो गया। वक्री होके अभी ये 11 ये क्या नाम है, मार्च में डायरेक्ट हुआ है। 11 मार्च को डायरेक्ट हुआ है, 26 को, और यहाँ से ये मिथुन राशि में से गुजरता हुआ 2 जून को कर्क में चला जाएगा दोबारा से। फिर कर्क में जाते हुए जाके अक्टूबर में सिंह में चला जाएगा। मतलब ये अतिचारी हुआ, भाग रहा है, लौट के उसी राशि में आ रहा है लेकिन भाग रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर बृहस्पति को 1 साल रुकना था, अभी जो इसकी चाल है, जब अतिचारी है तो 5 दिन में 1 डिग्री क्रॉस करता है, नॉर्मली 15 दिन में करता है। ओके। तो ये इसका अंतर है, 15 दिन में करता है, और आजकल जो वक्री होता है तो करीब 9 दिन में डिग्री पीछे लाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये भाग रहा है। और जुपिटर हमारा जो है सबसे बृहद ग्रह है, बृहस्पति बोलते हैं, और ये जब पृथ्वी के पास होता है तो ये सूर्य को खींच लेता है अपनी ओर। ऐसा कई मौके आते हैं। जब सूर्य को खींचता है तो सारे ग्रह अपने आप सूर्य के साथ खींचते हुए इसके पास आ जाते हैं। ये इसमें बृहस्पति, इसका जो ग्रेविटेशन पुल है, इसका जो मैग्नेटिक करंट है सबसे ज़्यादा है। जितना बड़ा होगा ग्रह ऑब्वियसली उसका उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये अतिचारी चल रहा है, तो इसका मतलब हुआ, तो जुपिटर को दिखता क्या है? जुपिटर दिखता है धर्म, जुपिटर दिखता है ज्ञान, जुपिटर दिखता है इकोलॉजी, जुपिटर दिखता है कंप्यूटर्स, जुपिटर दिखता है AI, जुपिटर दिखता है कॉरपोरेट, जुपिटर दिखता है गैम्बलिंग, जुपिटर दिखता है बहुत सारी युगों का परिवर्तन। तो ये युगों के परिवर्तन जो सारे हैं, और महाभारत के टाइम में बृहस्पति का मोशन स्लो हो गया था, तब हम स्लो हो गया था, तो महाभारत भी हुई थी, धर्म का नाश हुआ था, भगवान कृष्ण आए थे, और उसके साथ में ये भी हुआ था कि हम कलयुग में प्रवेश कर गए थे जी। ऐसे ही बोलते हैं ना, द्वापर से कलयुग में आए थे। तो यहाँ पर हम, अच्छा ऐसा, ये जो है टाइम लीनियर चलता है, ऐसे ही ऐसे ज़िंदगी यूँ चलती है घूम के, टाइम तो ऊपर सीधा चलता है लाइन में। तो हम जब, अगर हम कलयुग से द्वापर में जाएंगे, द्वापर से त्रेता, यहाँ से सीधा सतयुग में नहीं जा सकते। टाइम लीनियर है, टाइम का ऐसे ही ऐसे चलेगा, ऐसे ही ऐसे चलेगा, घूम के नहीं चलेगा। ज़िंदगी घूम के चलती है, ज़िंदगी राउंड है सब आदमी की, लेकिन टाइम राउंड नहीं है। सुबह से शाम होगी तो सुबह नहीं होगी, कल की सुबह अलग होगी। टाइम ऐसी है ना, टाइम को हम लीनियर बोलते हैं। तो यहाँ पर, तो हम यहाँ से द्वापर में जाएंगे, ना कि उसमें जाएंगे, सतयुग में नहीं जाएंगे, द्वापर में जाएंगे, वहाँ पर चेंज होगा। तो जब द्वापर में जाएंगे तो उसके सिग्नल्स हमको मिल रहे हैं, जो एप्स्टीन फाइल्स है, या फाइट या लड़ रहे हैं, ये लड़ने का जो कारण हो रहा है, कारण तो कुछ भी नहीं, कारण तो क्या है, आपके पेट्रोल पे, आपके रिसोर्सेज पे अटैक करना है। तो जुपिटर से संबंध, धन से संबंध है। मैंने किताब में एक मामला उठाया है, जुपिटर के बहुत सारे शिष्य थे बृहस्पति के, उसके शिष्यों में चारवाक थे। और चारवाक की फिलॉसफी क्या है? चारवाक कहते हैं कि यावेत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। जी। यावेत जीवेत सुखम जीवेत, ऋण कृतम घृत पीवत, मतलब ऋण भी करना पड़े तो कर लो और घृत पियो। अच्छा। और पुनरागमन नास्ती, दोबारा आने का नहीं है, और किसी को मानते नहीं थे। तो इसका मतलब हुआ 4 प्रिंसिपल में से 2 उसकी हैं। तो आप बताइए, जब आपके पास धन है, ज्ञान है, तो ज्ञान से क्या आता है? ज्ञान से धन आता है, ज्ञान से पावर आती है जी। गरीब आदमी के पास चूँकि ज्ञान नहीं है तो धन नहीं आता, उसके पास पेट भरने का धन आता है। जिसके पास धन आता है उसके पास फिर धन होगा तो आप किससे मिलोगे?
एक कॉर्पोरेट आपसे नहीं मिलेगा, राजा से मिलेगा ना। आपका कॉर्पोरेट जहाँ आप भी काम करते हो राजा से मिलेगा। राजा कौन है? राजा प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट होगा किसी भी कंट्री का। अमेरिका में जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उन सब की उनसे दोस्ती है, ट्रम्प से। हमारे यहाँ भी जितने कॉर्पोरेट हैं उनकी सरकार से दोस्ती है। तो कॉर्पोरेट मिलेगा तो मिलेगा, उनसे मिलेगा तो कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट अपने में होगा या सरकार में होगा या जनता में होगा? अपने में। अपने में, ऑब्वियस है ना। तो ये इसलिए चूंकि जुपिटर अतिशारी हो रहा है, दुनिया भर में ये युद्ध जो हो रहा है धन के लिए युद्ध हो रहा है, पावर के लिए युद्ध हो रहा है, उनके रिसोर्सेज अडॉप्ट करने के लिए हो रहा है। ये मारने मराने को नहीं हो रहा। ये जहाँ अटैक कर रहे हैं ये आदमियों पे अटैक नहीं कर रहे। पहले युद्ध होते थे मारने मारने के होते, मरने मारने के होते। पावर प्ले नाउ। हाँ हाँ, आप उनके अड्डों को ख़त्म कर दो, उनकी एयर बेस ख़त्म कर दो, उनके और चीज़ ख़त्म कर दो, जहाँ से उनके पावर के जो पॉइंट्स हैं उनको ख़त्म कर दो। तो मतलब युद्ध का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया है। तो ये एक स्थिति है। तो यहाँ पर ये सब हो रहा है, तो त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे में जब इस तरह की स्थिति है तो यहाँ से आध्यात्म उदय होता है। जो धर्म होता है, धर्म वो होता है जो सब मानते हैं तो मैं मानता हूँ। आध्यात्म वो होता है जो आप ध्यान करते हैं तो आपके साथ घर में कोई नहीं करता, आप ही करते हैं। तो बड़े कम घर हैं जहाँ सब लोग करते हैं। मंदिर में सब चले जाते हैं, हर घर में आरती सब कर लेते हैं, लेकिन ध्यान अकेले में कोने में कर रहा होता है। तो आध्यात्म मतलब व्यक्तिगत उत्थान। जब तक व्यक्तिगत उत्थान नहीं होगा तब तक घर का उत्थान नहीं होगा, तब तक मोहल्ले का उत्थान नहीं होगा, तब तक समाज का उत्थान नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का उत्थान नहीं होगा, जब तक विश्व का कल्याण नहीं होगा। तो योगा जब करते हैं सब करते हैं ना, एक आदमी योगा नहीं करता है ना। तो ये चीज़ें व्यक्तिगत करने तो चेतना भीतर से आती है, धर्म की चेतना बाहर से आती है, वो भी चेतना है, ऐसा नहीं उससे। लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस है, उसके लिए आदमी को इनोसेंट होना पड़ेगा। आज का आदमी चतुर है, चतुर आदमी के लिए ध्यान करना पड़ेगा। वहाँ उसकी चतुराई खत्म हो जाएगी, वहाँ का मैनिपुलेशन खत्म हो जाएगा। आप ध्यान करेंगे तो किसको मैनिपुलेट करेंगे? खुद को। कैसे करोगे? भगवान को कैसे करोगे? आप अगर ध्यान में बैठा हूँ तो कैसे मैं भगवान को मैनिपुलेट कर दूँगा? मैं मंदिर में जाके तो कर सकता हूँ, ध्यान करते नहीं कर सकता। तो सारा ध्यान का योग शुरू होगा, मेडिटेशन का योग शुरू होगा। तो जो लोग मेडिटेटर हैं, मेडिटेशन में करते हैं, उसका शुरू होगा। और आदमी को अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। जब आदमी को ध्यान खुद रखना पड़ेगा तो आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, ना परिवार पे, ना किसी और पे। राष्ट्र आपका ध्यान रखे अलग बात है, आप अपना ध्यान इतना रखो कि राष्ट्र को भी आप पे फक्र हो। तो मतलब सर जुपिटर का अतिचरी होना, कि जुपिटर का फास्ट मूवमेंट होना भारत के लिए मतलब बहुत कुछ बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए, ये पूरे विश्व के लिए हो रहा है, क्योंकि इतने ग्रह हैं, पूरे विश्व के लिए हो रहा है। हाँ, भारत में भी वो बदलाव होगा। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। किस प्रकार बदलेगा? दुनिया देखिए, आप जानती हैं, आप तो पढ़े लिखी हैं, एआई जो है, एआई से कितना परिवर्तन आ गया साल भर में। डेफिनेटली, कितनी जॉब्स रिप्लेस हो। तो ये एआई जो है ये भी बृहस्पति का है ना, ज्ञान। राहु भी तो है। नहीं, राहु का नहीं है, ये राहु से नहीं है, ये शुद्ध ज्ञान है। उसका मैनिपुलेशन है, वो मैनिपुलेशन तो गुरु भी कर रहा है। मैनिपुलेशन यहाँ गुरु जितने हैं हमारे देश में, मान लीजिए, तो सारे गुरु थोड़ी शुद्ध हैं। तो गुरु मैनिपुलेट नहीं करता, और उसका नाम लेने की जरूरत नहीं मेरे को। गुरु तो मैनिपुलेटर होता है। जो परम गुरु होता है वो रेयर होता है। कबीर जैसे गुरु कहाँ होते हैं? स्पेशली आज के समय। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ऐसे गुरु के पास तो लाइन लगी पड़ी है। तो गुरु वो अलग है, वो दो अलग तरह के लोग हैं। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति क्या करेगा? बृहस्पति दूसरा एक जो एरिया है, कॉर्पोरेट का एरिया है। कॉर्पोरेट ने क्या किया? कॉर्पोरेट ने पूरी दुनिया में सरकारों को कैप्चर करा हुआ है। तो सरकारें जो है कॉर्पोरेट के लिए काम करती हैं, पब्लिक के लिए बाद में काम करती हैं। जो भी कार्य होता है उससे कॉर्पोरेट को, हालांकि कॉर्पोरेट ये बोलता है कि आप मेरे को पैसा दो, मेरे को काम दो, ताकि मैं जॉब जनरेट कर सकूं। मेरे पास सारे संसाधन हैं तो मैं उससे पैसा भी लगा सकूं, मैं एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकूं। वो करता है, लेकिन उससे उसको पहले अपना फ़ायदा निकालना है, फिर पब्लिक का फ़ायदा निकालना है। सेकेंडरी हो जाता है। जो सरकार करती है, सरकार पब्लिक के लिए करती है, उसको अपना फ़ायदा नहीं है, इसमें सरकार का फ़ायदा है। सरकार चुन के आती है, और ये कॉर्पोरेट चुन के थोड़ी आएगा, वो तो पैसे से आएगा, तो उसको पैसा चाहिए, इसलिए कॉर्पोरेट जो है वो अलग हो जाता है। अच्छा, दूसरा फिर कॉर्पोरेट में को शोषण करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय का, वहाँ कंपटीशन कर देता है हर किसी से। आप कॉम्पीट कर रहे हैं, जो बच्चे कर रहे हैं, हमारे पास आते हैं, वो सुबह शाम तक लगे रहते हैं,
ऑनलाइन लगे रहते हैं, रात में लगे रहते हैं। जो लोग कॉर्पोरेट अमेरिकन और दूसरी कंट्री में काम करते हैं बेचारे रात में लगे रहते हैं। तो पूरी ज़िंदगी का नक्शा ही बदल गया। तो ऐसे नक्शा जब बदलेगा, इतने बदलाव होंगे, जहाँ कॉर्पोरेट का बदलाव होगा, जहाँ पर सोच समझ का बदलाव होगा, जहाँ पर युग का परिवर्तन होगा, तो ये सारे परिवर्तनों में जाहिर है कि आपकी अच्छा, यहाँ बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो ये एक ऐसी स्थिति में आपको हर आदमी को चेतन होना पड़ेगा। और चेतन कैसे होगा? उसके लिए उसकी जो खुद की अवेयरनेस है वो कैसे आएगी? ध्यान से आएगी। इसलिए ध्यान के युग में प्रवेश कर रहे हैं जी। हाँ सर, आपने मुझे ये भी बताया कि पहले ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ कि जुपिटर इतनी क्विकली अतिचरी हो रहा है। मतलब 2050 तक आपने बताया कि अभी 2032 तक शायद अतिचरी होगा। हाँ, अभी 32 तक होगा। हाँ, फिर उसके बाद मैडम ये फिर होगा, क्या नाम है आपका, 36 से 42 तक, अगेन 8 ईयर्स के लिए, फिर अगले 4 साल के लिए होगा। और ये हिस्ट्री में इतना क्विकली कभी नहीं हुआ। इससे पहले 2019 से लेके 2022 तक हुआ था, तब हमने कोरोना में सब कुछ देखा जी। लेकिन ये मैं दोबारा बोल दूं, हर बार वही रिजल्ट नहीं आते। ओके। यहाँ लंबा है तो रिजल्ट का पैटर्न अलग हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। हम नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ से दूसरा होगा, दूसरा स्पेस की दुनिया में हम जा रहे हैं। इन पूरे अगले 20-25 वर्षों में हमारा स्पेस से बड़ा भारी कनेक्शन जुड़ जाएगा। ओके। हाँ, हम कहीं चंद्रमा पर, कहीं मंगल पर, कहीं इधर कहीं उधर, हो सकता है कि रह ली। हाँ, और कौन सा पीक ईयर्स कौन से लग रहे हैं? ये मेरे को लगता है इधर ये शुरू होगा 35 के बाद से। 2035। हाँ, 35 तक तो रिसर्चें चलती रहेंगी, 30-35 तक, उसके बाद में शुरू होगा। और इस बीच में हमको देखना पड़ेगा कि जो कॉर्पोरेट्स हैं हमारा कितना एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और कॉर्पोरेट इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड ओवर की बात कर रहा हूँ। मैं जब जुपिटर की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर विल बी डिफरेंट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल बी क्रिएटेड बाय 2050। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 25 साल की बात कर रहा हूँ। सर, अगर मैं इंडिया के लीडर्स की बात करूँ, आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्या पोजीशन लग रही है? उनके कुंडली क्या कहती है? देखो, उनकी कुंडली हमारे पास नहीं है। मतलब सही कुंडली तो नहीं है, कुछ बोलते हैं तुला लगन है, कुछ बोलते हैं वृश्चिक लगन है, तो डाउट में है। लेकिन मैं देश की कुंडली से बात कर सकता हूँ। देश की कुंडली से बात कर सकता हूँ। तो देश की कुंडली ये बोलती है कि अभी मंगल की दशा है, मंगल की दशा है, और मंगल की दशा है तो ये ईयर टफ रहेगा सरकार के लिए बैलेंस करने के लिए। ये ईयर पास कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस ईयर में थोड़ा सा टेंशन रहेगा क्योंकि अपोजिशन भी है और स्केर्सिटी भी होगी और दाम बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें चैलेंजेस होंगे जो किसी भी सरकार के लिए चैलेंजेस होते हैं। अगर इन चैलेंजेस से हमारी सरकार चल रही है, मोदी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है और हर स्थिति में निपट लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो उनका एक्सपीरियंस इतना है, इतने कितने 25-30 साल से तो सरकारों में ही है। वो पहले मुख्यमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री हैं, आई थिंक 20 साल से ऊपर तो उनको इसी में हो गए। तो इतने एक्सपीरियंस के बाद आप कर सकते हैं और उनकी टीम में अच्छे अच्छे लोग हैं, तो आई थिंक ही कैन सेल थ्रू। लेकिन चैलेंजेस डेफिनेटली आएंगे हर तरह से, ये बात पक्की है। ओके सर, अगर मैं दूसरे बड़े प्लैनेट्स की बात करूं, राहु केतु का आपको क्या रोल लग रहा है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, या आने वाले कुछ सालों में राहु केतु कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? उनकी क्या प्लेस? ऐसा है कि हर ग्रह का अपना महत्व होता है। राहु केतु का अपना महत्व है। राहु केतु जो है वो सीक्रेटिवली काम करते हैं। शनि या बृहस्पति या सन जो है ये अपरेंटली काम, दिखते हुए काम करते हैं। तो राहु केतु, राहु का जो मूवमेंट है, राहु अभी चल रहा है आपका कुंभ राशि में चल रहा है ना जी? कुंभ से मकर राशि में आएगा, तो शनि की राशि में है, तो शनि की राशि में ये तो ठीक रहता है। लेकिन इसके जब एंगल्स बनते हैं वो खराब हो जाते हैं। एंगल किसके, जैसे अभी आजकल मंगल के साथ है, हाँ, मार्स और राहु की युति, अंगारक योग, मंगल की युति है, अभी सूर्य के साथ भी है, तो इधर युद्ध भी हो रहा है। तो हमको देखने को मिलता है जैसे ही इसमें इसका एंगल हो रहा है तो सीक्रेटली उसने हमला कर दिया। मतलब ऐसा कोई लग नहीं रहा था, ये तो लोग सोच रहे थे हमला होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, सडन हमला हो जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो राहु डेफिनेटली कन्फ्यूज़न का क्रिएट करता है। लेकिन राहु उस सीक्रेटली परिवर्तन लाता है। अपरेंटली परिवर्तन तो शनि लाएगा या गुरु लाएगा या सूर्य कभी ला सके, लेकिन मेनली ये दो ग्रह हैं जो अपरेंटली परिवर्तन लाते हैं। गुरु का परिवर्तन हमको आप ये देखिए ना 19 से 22 में देखा पूरी दुनिया ने। और शनि के पर जो जितनी क्रांतियाँ हुई हैं इस दुनिया में, चाहे बोल्शेविक की क्रांति हो या इधर की क्रांति हो, हमारी भारत की क्रांति हुई, वो शनि का रोल है। क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइट शनि करता है और उससे कम लॉन्ग टर्म में वो गुरु करता है बदलाव। और जो राहु है वो सीक्रेटली भी करता है, भीतर से घुस के। आपके साथ ही कोई आदमी बैठा हुआ है जो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, मालूम पड़ रहा है यही षड्यंत्रकारी था,
तो ये राहु का रोल रहता है। सर, आपने कहा कि हम एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछूं, फाइनेंशियल लैंडस्केप आपको किस तरह शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है? जैसे ही बृहस्पति अतिसारी हुआ है, अब देखो मैं आपसे बात करता हूँ 2019 से 2022 तक, जब पूरा कोरोना के चक्कर में सारा दुनिया बंद हो गई थी, उस समय जो आदमी को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी फाइनेंसिस की हुई थी। बिल्कुल सर, सबको, छोटे से लेके बड़े तक। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, सरकारों के काम बंद हो गए थे, आम आदमी का बंद हो गया। तो वहाँ से आदमी का जो चैतन्यता है धन के लिए हो गया है। आदमी के संबंध भी सेकेंडरी हो गए कोरोना के बाद। कोरोना में तो हमारे यहाँ लोग मर गए, चल भी गए, पता भी नहीं चला। हम इतना, हमारे यहाँ हिंदुइज्म में तो आप जानती हैं कितना कितना हम रिचुअल्स करते हैं मरने के बाद भी, हमें पता ही नहीं किसकी लाश कब दफना गई, कब जला दी गई, पता ही नहीं चला। तो आपने देखा होगा। तो हमारे मतलब धर्म पे भी आँच आई, जो हमारे धार्मिक रिचुअल्स हैं उसमें आँच आई। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया? धन हो गया। व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं रहा, पहले संबंध इम्पोर्टेंट थे। तो अभी जो जैसे जुपिटर अतिचारी है तो धन इम्पोर्टेंट हो गया। धन हर आदमी के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। जो धन इम्पोर्टेंट हो जाता है तो जो समझदार लोग हैं, वो विज्ञानी लोग हैं, वो बोलते हैं धन का कोई रंग नहीं होता, मनी हैज़ नो कलर, मनी हैज़ नो एथिक्स। तो धन कैसे भी आए, शुरू में आदमी को लगता है कि बड़ा ईमानदारी से आना चाहिए, हर आदमी चाहता है, हम भी चाहते हैं। लेकिन अगर धन गैर ईमानदारी से आए, धन का कलर बदल जाए तो आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो बृहस्पति के दिनों में हर आदमी धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित रहेगा। इसमें कॉर्पोरेट भी रहेगा, आम आदमी भी रहेगा, और देश की सरकारें भी नहीं। सर, ये अमेरिका जो है युद्ध कर रहा है तो करेगा क्या? उसे धन तो कमाएगा। अगर रिसोर्सेज इसको मिल जाएंगे पेट्रोल के, गैसेस के, तो उससे इसको अल्टीमेटली मिलेगा क्या? धन ही तो मिलेगा। तो बाकी जो लोग हैं क्या चाहते हैं? ईरान क्या चाहता है? ईरान चाहता है मेरा धन मेरे पास रहे। और नेतन्याहू क्या चाहता है इजराइल का, कि इसका धन मेरे पास आए। तो बेसिकली लड़ाई धन की है। अगर बहुत गहरे में देखें तो चारवाक जो बोलता था 5000 साल पहले, मेरे को लगता है वैसा ही बोलता था। वो युग तब तो नहीं था, अब वैसे युग में हमें, जहाँ हमारे धन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो धन को लेकर एक अलग तरह की दृष्टिकोण जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। जहाँ तक आप सरकार की बात कर रही हैं, सरकार को दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ महंगाई बढ़ेगी तब थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन सरकार के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, और वैसे भी हमारे देश के नागरिक जो हैं वो सरकार के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री थे, आपको याद नहीं होगा, युद्ध के समय 1965 का युद्ध हुआ था, उस समय अनाज की बहुत दिक्कत थी। तो उन्होंने देशवासियों से बोला कि भाई मैं भी और आप सब भी, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप एक समय का खाना ना खाएं। तो पूरे देश ने एक समय खाना नहीं खाया था, और लोगों ने सोना चांदी सब सरकार को दे दिए थे युद्ध के समय। सरकार के पैसे नहीं थे। तो हमारे देश के लोग सपोर्ट करते हैं। सरकार इस तरह से देश के लोगों से मिलजुल के इस क्राइसिस से निकल सकती है। लेकिन इसके बाद में फिर सरकार के पास धन की कमी नहीं होना चाहिए, और सरकार के जो प्लान्स हैं 5 ट्रिलियन का, उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमको सोच पड़ी, हमारी सोच ऐसी होना चाहिए, समय के हिसाब से चले, एक ठहरी हुई सोच नहीं, डायनेमिक सोच के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, जाते जाते, नाउ टू एंड दिस पॉडकास्ट, व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर द ऑडियंस, स्पेशली जब इतना क्योस दुनिया में मचा होता है, तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ फियर भी रहता है, स्पेशली यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, हमारा जो मैं ज्योतिष को समझता हूँ, मेरा ज्योतिष जो है, अभी तक आप ज्योतिष सुना होगा आप सबने कि ज्योतिष हम भविष्य की बात करते हैं। मेरा ज्योतिष वर्तमान का ज्योतिष है, भविष्य का ज्योतिष नहीं है। जो आपने कल तक प्राप्त किया, मेहनत की, उसका फल आपको आज मिल रहा है। आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं, तो ये बात अभी पहुंचेगी, कल पहुंचेगी, कल पहुंचेगी। तो जो आज आप करेंगे वो कल आपका रिजल्ट देगा। जो कल आपने किया उसके कारण आप यहाँ बैठे हुए हैं, हर आदमी अपनी अपनी जगह पर। तो कल आपने जो मेहनत की थी वो आज आपको यहाँ लेके आई, आज जो करेंगे वो आपको आगे लेके जाएगी। तो वर्तमान आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे यहाँ ज्योतिष में जो मुहूर्त है उसका बड़ा महत्व है। हम मुहूर्त को बड़ा छोटे में ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे की मुंडन करा दिए, ये शादी कर ली, ये नहीं। मुहूर्त हर कार्य का होता है। जब हम आपसे बात करें तो मुहूर्त हो गया, एक समय हो, इलेक्शन, इस समय का एक चुना, आपने चुना, हमने सुना। आप प्लेन पे जाते हैं तो आपको प्लेन पे पहुँचते हैं टाइम से ना, ट्रेन पे जाते हैं ट्रेन पे पहुँचते हैं ना, कॉलेज भी जाते हैं पहुँचते हैं। तो अगर जिस समय भी आपके जो भी आप काम कर रहे हैं, उस वर्तमान काम के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और साथ में आपको ध्यान भी करना चाहिए। एक हमारी टेक्निक भी है नक्षत्र ध्यान, नक्षत्र मेडिटेशन। जी, अगली बार आपसे बात करेंगे तो आप नक्षत्र ध्यान कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको बताएंगे, हमारे पॉडकास्ट पे आते रहते हैं और हमारे वेबिनार भी होते रहते हैं।
और हम फिजिकल भी करते हैं, उसमें जुड़िएगा तो हम बताएंगे। वरना ध्यान करना चाहिए, ध्यान करते हैं, योगा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। योगा से मैं 75 का हूँ, मैं योगा करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मैं ठीक ठाक ही हूँ। बहुत अच्छे हैं। तो मैं ठीक ठाक ही हूँ। तो मतलब आदमी को अपना करना चाहिए, आज का काम आज ही करना चाहिए, कल पे नहीं टालना चाहिए। ये मेरे ज्योतिष का, जिस ज्योतिष को मैं समझता हूँ, ये उसका संदेश है। आज जो मैं कह रहा हूँ वो कल रिजल्ट देगा, जो कल मैंने किया वो आज मेरे को रिजल्ट दे रहा है। अगर आज मैं नहीं करूँगा तो डेफिनेटली मेरा भविष्य खराब होने वाला है। और इसी नोट पर मैं आज के इस पॉडकास्ट को ख़त्म करना चाहूँगी। देखिए सर, ऐसे पॉडकास्ट का इंटेंशन किसी को डराना नहीं होता। हमने एक एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे एनालिसिस किया है कि आने वाले सालों में ग्रहों की क्या प्लेसमेंट्स होंगी, जो कि किन बड़े मेजर इवेंट्स को ट्रिगर कर रहे हैं इंडिया के लिए भी और ग्लोबली भी। सो इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन विद यू सर, एंड जो आपने डीप इंसाइट्स दिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर फिर से। रंगोली, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू डिस्कस विद यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये जो आज का हमने प्रेडिक्शन किया है, ये ग्रहों के प्लेसमेंट के बेसिस के ऊपर है। ऐसे पॉडकास्ट का इंटेंशन किसी को डराना या भय पैदा करना नहीं है, इट्स जस्ट एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस। स्पेशली हमने जुपिटर अतिचरी का बहुत बड़ा रोल डिस्कस किया है, सैटर्न की बात की है, राहु केतु की बात की कि ग्लोबली और इंडिया के लिए क्या कुछ लेकर आने वाले अगले साल में। आपको क्या लग रहा है कि हम कैसे समय की तरफ मूव कर रहे हैं? आप मुझे अपने ओपिनियन शेयर कीजिए और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही डीप इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी ऐसे गेस्ट के साथ। सो आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। नमस्ते।